हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2024 में, उससे इम्पॉर्टेंट क्लास है सीटेट के लिए आरटीई 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, राइट टू एजुकेशन। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर का आप कोई भी पेपर, किसी भी ईयर का आप पेपर उठा करके देख सकते हैं। वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आरटीई से पूछे गए हैं। तो आगामी जो परीक्षा है तो यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए आप वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और एक एक पॉइंट आप इसको नोट भी करते चलिए और अपने दिमाग में फीड भी करते चलिए, क्योंकि कौन सा पॉइंट कहाँ पे पूछा जा सकता है, सीटेट में कब पूछ लिया जा सकता है। तो जो ये क्लास है आरटीई 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन, ये सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसके लिए आप वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ, यानी अपनी क्लास की तरफ, जो कि है आरटीई 2009 यानी राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसे इस पूरे नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन, जिसको हम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानें तो वर्ष 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जो मॉडल है, इसके मॉडल विधेयक विकसित किया गया। यानी 2006 में इसका जो मॉडल था, विधेयक का जो मॉडल था, वो विकसित किया गया था। आगे अगर हम बात करें, 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार 2009 पारित हुआ। यानी 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार यानी राइट एजुकेशन ये 2009 को पारित हुआ। फिर 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का जो अधिकार है वो 2009 में पारित किया गया। फिर 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया। फिर 1 अप्रैल 2010 को सारे देश में इसको लागू कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल को पूरे देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में इसे लागू किया गया। अगर हम बात करें तो ये लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, लेकिन इसका नाम क्या है, आरटीई 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009 इसका नाम है। आगे अगर हम बात करें तो ऐसा इसके अंतर्गत बताया गया है कि ऐसा बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है, उसने प्राथमिक विद्यालय में यदि प्रवेश नहीं लिया है तो उसकी आयु के अनुसार ही कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। यानी एडमिशन जो होगा उसका उसकी आयु के अनुसार ही किया जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए तो जैसे यदि कोई बालक 12 वर्ष का है, यानी कोई बालक अगर 12 वर्ष का है किंतु उसने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, दाखिला उसका कहीं भी नहीं हुआ है, तो भी उसे सीधे कक्षा 9 में ही पंजीकृत किया जाएगा। ऐसा इसके अंतर्गत बताया गया है, क्योंकि उसकी आयु के हिसाब से, 12 वर्ष की आयु के हिसाब से उसे कक्षा 6 में पंजीकृत कर दिया जाएगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है, जब तक कि बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण ना कर ले उसे बीच में किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण कर रोका नहीं जा सकता। यानी कि जब तक प्राइमरी जो एजुकेशन है वो बालक की अगर पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसको किसी भी क्लास में फेल नहीं किया जाएगा, उसको अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। अब बात करें स्थानांतरण प्रमाण पत्र की, जिसे हम टीसी के नाम से जानते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब या ना प्रस्तुत करने के आधार पर बालक को प्रवेश पर वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर वो कहीं पर एडमिशन लेने जा रहा है, दाखिला करवाना चाह रहा है, तो टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने में या विलंब से प्रस्तुत करने के आधार पर उसको प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, उसको एडमिशन ले लिया जाएगा। आगे हम बात करें अगर, तो प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षिक अनिवार्यता जो है वो अनिवार्य है। यानी कि जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या बात की गई है कि न्यूनतम शैक्षिक जो योग्यता है वो अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता में जो शिथिलता है मात्र अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष तक होगी। यानी जब ये अधिनियम लागू हुआ उसके 5 वर्ष तक ही इसमें शिथिलता रहेगी शैक्षिक योग्यता में। उसके बाद न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो होगी वो अनिवार्य कर दी जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। किसी भी शिक्षक के लिए निजी शिक्षण कार्य पूर्णतः वर्जित रहेगा। यानी निजी शिक्षण कार्य जैसे कि ट्यूशन देना या अन्य कुछ भी कार्य करना है, तो जो निजी शिक्षण का कार्य होगा वो पूर्णतः वर्जित रहेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। और किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या
आपदा राहत कार्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए अब नियोजित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो शिक्षक होंगे उनको जो जनगणना होती है 10 वर्षीय जनसंख्या की जनगणना होती है, और आपदा राहत जो कर्तव्य होते हैं उनको छोड़कर अन्य किसी गैर शैक्षिक जो कार्य होंगे उनमें शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा। जैसे पोलियो वगैरह में जो ड्यूटी है वो शिक्षक की नहीं लगाई जाएगी, ऐसा इसमें बात की गई है। प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, यानी विद्यालय प्रबंध समिति का एक गठन होगा जो कि वो विद्यालय का प्रबंधन का जो भी कार्यभार होगा वो उसके द्वारा देखा जाएगा। और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25% तक का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर समुदाय हैं वो अगर किसी निजी प्राइवेट स्कूल में अगर वो एडमिशन ले रहे हैं, कक्षा 1 में अगर दाखिला बच्चों का लिया जा रहा है, तो प्राइवेट स्कूलों में भी 25% तक का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की जो बात है वो रखी गई है RTE के अनुसार, तो ये 25% की बात है इसके अंतर्गत। आगे अगर हम बात करें विद्यालय के लिए क्या कुछ मापदंड तय किए गए हैं, तो विद्यालय के मापदंडों की बात की जाए तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सभी विद्यालयों के लिए कुछ मापदंडों की घोषणा की गई है, जिनमें विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये बात बताई गई है। विद्यालय का जो भवन है वो कैसा हो, भवन यानी विद्यालय का जो बिल्डिंग है वो कैसी होनी चाहिए, पुस्तकालय लाइब्रेरी होनी चाहिए, खेल सामग्री उपस्थित होनी चाहिए, और 1 वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों की जो संख्या है आदि के संबंध में तय मापदंडों के बारे में इसके अंतर्गत यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बात की गई है। आगे अगर हम बात करें तो शिक्षकों की संख्या संबंधित क्या मापदंड हैं, यानी जो शिक्षक हैं उनके संख्या से संबंधित क्या कुछ मापदंड रखे गए हैं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में 2009 में विद्यालय में शिक्षकों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित मापदंडों का निर्धारण किया गया है। यानी कि विद्यालय के अंदर शिक्षकों की संख्या कैसे होनी चाहिए, शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या 60 तक है तो शिक्षकों की संख्या 2 हो। यानी कि अगर कक्षा 1 से 5 तक अगर उसमें नामांकित जो छात्र हैं अगर उनकी संख्या 60 है तो उसमें जो शिक्षकों की संख्या होगी वो 2 होगी। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यदि बच्चों की संख्या 61 से 90 बालक हैं यदि, तो शिक्षकों की संख्या 3 हो जाएगी, और यदि बच्चों की संख्या 91 से 120 के बीच में है तो शिक्षकों की संख्या 4 होगी, और यदि बच्चों की संख्या 121 से 200 तक के मध्य में है तब शिक्षकों की संख्या 5 हो जाएगी, यानी तब शिक्षकों की संख्या 5 होगी। और यदि बालकों की संख्या 150 से अधिक है यानी 150 से अधिक बालक हैं यदि विद्यालय में, तो शिक्षकों की संख्या 5 होगी और 1 प्रधानाध्यापक उसके अंतर्गत रखा जाएगा। इस प्रकार से शिक्षकों के मापदंड जो हैं वो इसमें बताए गए हैं कि कैसे कितने बच्चों की संख्या पर कितने शिक्षक होने चाहिए। आगे अगर हम बात करें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पूछा जा सकता है कि यदि किसी विद्यालय में बच्चों की नामांकित बच्चों की संख्या अगर 61 से 90 है तो उसमें शिक्षक कितने होंगे, वहाँ पर कितने शिक्षक रखे जाएंगे, ऐसे करके क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से सारे पॉइंट्स अच्छे से आप इनको पढ़ते चलिए। आगे अगर हम बात करें, और यदि बच्चों की संख्या 200 से अधिक है यानी 200 से अगर अधिक बच्चों की संख्या है तो छात्र शिक्षक जो अनुपात है प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा, यानी छात्र शिक्षक जो अनुपात होगा वो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक होगा, और प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा विषयों के कम से कम 1 शिक्षक अवश्य हों। यानी कक्षा 6 से 8 तक अपर प्राइमरी के लिए बात की गई है कि अपर प्राइमरी के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए, और प्रत्येक विद्यालय में जो विज्ञान का शिक्षक हो, गणित का शिक्षक हो, सामाजिक अध्ययन का भी शिक्षक हो, और जो भाषा है यानी भाषा से रिलेटेड जो भाषा सब्जेक्ट जो हैं उनके लिए भी कम से कम 1 शिक्षक अवश्य होना चाहिए। ऐसा अपर प्राइमरी के लिए इसमें बात की गई है। आगे अगर हम बात करें
35 बालकों के समूह के लिए कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है। यानी कि अगर 35 बालकों का समूह है तो उसके लिए एक शिक्षक होना अनिवार्य बताया गया है। जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के साथ कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक होना जरूर चाहिए। यानी जहां 100 से अधिक अगर बालकों ने प्रवेश लिया है तो वहां एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक हो और उनके साथ साथ एक कला का शिक्षक, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का शिक्षक तथा कार्य शिक्षा के लिए भी एक अंशकालिक शिक्षक होना उसमें चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, भवन के लिए जो मापदंड मैंने बताया कि भवन के लिए क्या कुछ मापदंड वहां पर होने चाहिए, तो सभी मौसम वाला भवन जिनमें से निम्नलिखित व्यवस्थाएं हों, यानी गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनके लिए जो भवन हो कैसा हो, तो सभी मौसमों वाला भवन हो, यानी जितने भी मौसम होते हैं उन मौसमों के अनुकूलित वो भवन होना चाहिए। मापदंड कौन कौन से होने चाहिए, तो प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा, एक कार्यालय सह भंडार और सह प्रधानाध्यापक कक्ष हो। यानी प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा हो और एक कार्यालय सह भंडार हो और सह प्रधानाध्यापक जो है उसका मतलब सह प्रधानाध्यापक का भी एक कक्ष होना चाहिए। बाधा मुक्त पहुंच, यानी कि वहां तक जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही सही होना चाहिए। किसी भी प्रकार की रास्ते में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, बच्चे आसानी से विद्यालय तक पहुंचे ऐसा वहां पर रास्ता होना चाहिए। लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय हो, यानी कि जो शौचालय की व्यवस्था है वो हो और जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक पृथक शौचालय हो और सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की भी सुविधा होनी चाहिए। यानी कि पानी पीने की भी पर्याप्त सुविधा हो और स्वच्छ जो पानी पीने का जो भी वहाँ पर व्यवस्था है वो स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहाँ एक रसोई की भी व्यवस्था हो। यानी कि दोपहर का जो मिड डे मील का जो भोजन बनता है, अगर जिस विद्यालय में भोजन पकाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, वहाँ पर रसोई की भी व्यवस्था हो और जो रसोई हो वो साफ़ होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए और वहाँ के जो बर्तन हैं रसोई के वो भी बहुत ही क्लीन और स्वच्छ होने चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए, यानी कि खेल का मैदान हो जिसमें बच्चे खेल सकें। सीमा दीवार या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं हों, यानी विद्यालय के चारों तरफ चार दीवारी होनी चाहिए, ऐसा जो भवन है वो होना चाहिए। बात करें एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिल्कुल सीटेट के लिए। और अगर किसी भी टीचर्स एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक शिक्षण वर्ष में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस हों, यानी कि अगर कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है उनके लिए 200 कार्य दिवस हों एक वर्ष में, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस हों एक शैक्षणिक वर्ष में, और कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे हों। यानी प्रति शैक्षणिक वर्ष यानी एक शैक्षणिक वर्ष में 800 शिक्षण घंटे ये हों, इसमें शिक्षण घंटों की बात की गई है। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में 1000 शिक्षण घंटे हों, ऐसा इसमें बात की गई है। डिटेल में अगर हम आगे बात करें तो शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को एक सप्ताह में न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, इनको निर्धारित किया गया है। यानी शिक्षक के लिए, अध्यापक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं। आगे अगर हम बात करें पुस्तकालय के बारे में, यानी लाइब्रेरी जो होगी वो कैसी होगी, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, यानी एक लाइब्रेरी होगी जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सभी विषयों पर जो पुस्तकें हैं वो उपलब्ध हों, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी शामिल हैं, इनको वहाँ पर उपलब्ध होना अनिवार्य रहेगा। ये बात भी इसमें की गई है। लाइब्रेरी की अगर हम बात करें खेल के बारे में, अगर हम खेल के बारे में बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में खेल सामग्री उपस्थित हो। क्रीड़ा उपस्कर प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी खेल जो सामग्री होगी वो वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो प्रत्येक बच्चों को खेल के अवसर हैं वो देने चाहिए। प्रत्येक दिन गतिविधियों के अनुसार या खेल के अनुसार भी जो शिक्षा है, जो क्लास है वो निर्धारित की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये।
अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, सारे पॉइंट्स अगर पसंद आए हैं, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हमने फुल डिटेल में थ्योरी के रूप में पूरी क्लास की है। आगे इसकी जो क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आगामी पेपर्स में पूछे जाने की जो संभावना रहेगी, उन क्वेश्चन को एक जो वीडियो होगी वो आएगी। और बात करें, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में वहाँ से क्वेश्चन, यानी RTE 2009 से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चन को उस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वो वीडियो भी आप तक जल्द ही पहुँचेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और जो ये जानकारी है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।